Dr. Vaidehi is an esteemed Ayurvedic practitioner who specializes in Garbha Vigyan and infertility. She directs Dr. Diodhar Ayurveda Clinic, which is in Vatsalya Ayurvedic products. And she is also very, very well known for her books like Shuddh Bij Pothi, Shuddha Bijapoti, yes. Bija Poti, and Conception as Craftsmanship. This is the book that I have also I've read 2, 3 times and I've enjoyed this book a lot. And she's a very, very popular speaker on Sanskars, especially in ISKCON. Everyone I meet knows Dr. Vaidehi. So she's very, very popular in this area. She gives various seminars in this subject in Dubai, India, and so many other places. So, thank you so much, Dr. Vaidehi, for joining. Thank Um, you. thank you for your time. So, so the first question I would want to ask you, Vaidehi ji, is कि इस इंटरनेट एज में जहाँ इतना कुछ यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इतना कुछ प्रेगनेंसी के रिलेटेड मिलता है, हर मदर को पता नहीं कितना ही कुछ मिल जाता है, तो एक्चुअली गर्भधान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ गर्भधान संस्कार? गर्भाधान संस्कार तो है अपने वैदिक संस्कृति में जो 16 संस्कार बोले गए हैं, तो 16 में से सबसे फर्स्ट संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो ये भाई माता पिता बेबी पे होता है, यानी जिन पर होता है उनका संस्कार नहीं है वो, जो वूम में बाद में आता है, यानी स्पर्म एंड ओवम पे किया जाने वाला ये गर्भाधान संस्कार है। तो 16 संस्कारों में से फर्स्ट गर्भाधान संस्कार है, जहां पे हम पति पत्नी को रेडी करते हैं इस प्रोसेस के लिए, और पूरे वो रेडी होने के बाद गर्भाधान संस्कार करवाते हैं। तो वो एज ए रिचुअल भी संस्कार होता है। संस्कार बोले तो बहुत, यानी सिर्फ रिचुअल यानी यज्ञ करना, ये तो एक दिखाने वाला संस्कार हो गया। सिर्फ यज्ञ करने से संस्कार नहीं होता, उसके पहले बहुत बड़ी प्रोसेस रहती है, 3-4 महीने की वो प्रोसेस होती है। तो वो पहले हम करवाते हैं, फिर लास्ट में गर्भाधान का संस्कार किया जाता है, जो हम हमारे क्लिनिक में ही संस्कार, हमने यज्ञशाला बना के रखी है जिधर हम वो संस्कार करते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ संकल्प जिसको कहते हैं, जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, पूजा के बाद पूजा में से हाथ में पानी लेके हम किसके लिए कर रहे हैं ऐसे संकल्प किया जाता है। उस प्रकार से हम संकल्प करवाते हैं उनसे कि उनको कैसे बेबी होने वाला है। तो वो भी संकल्प 3 महीने के पहले मैं उनको बता के रखती हूँ आपको क्या करना है। लेकिन एक आइडियल संकल्प जो मुझे चाहिए कि हमें नेक्स्ट जनरेशन कैसी चाहिए, हमें समर्थ भारत निर्माण करना है, या हमें जो भी कुछ नेक्स्ट जनरेशन में लाना है, तो उसके लिए मैंने जो एक आइडियल संकल्प बताया है, वो तैयार किया है, वो मैं उनके सामने बताती हूँ। तो उसके लिए भी एक आयुर्वेदिक प्रोसेस होती है शिरोधारा करके, तो वो करवा के मैं, यानी उनके सूक्ष्म शरीर तक वो फीड हो, ऐसे मैं करती हूँ। तो मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि ये एक रिचुअल है, तो लोगों को लगता है कि ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो क्या हम्म। गर्भधारण संस्कार की कोई साइंटिफिक बैकिंग भी है? हाँ, साइंटिफिक ऐसा है कि आयुर्वेद में लिखा है जब एक जीव तैयार होता है तो 6 फैक्टर्स रहते हैं, मातृज पितृज आत्मज एंड रसज सत्वज एंड सात्मज। ये 6 फैक्टर्स जब आते हैं तो गर्भ तैयार होता है। तो मातृज मीन्स फ्रॉम ओवम, पितृज मीन्स फ्रॉम स्पर्म, आत्मज मीन्स आत्मा जो आता है वो अपने साथ अपने जन्म का, पूर्व जन्म का कुछ लेकर आता है। और रसज सत्वज सात्मज ये हम साइंटिफिकली चेंज कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये 3 में से बिफोर कंसेप्शन यानी गर्भधान संस्कार के पहले अगर 4 महीने कपल हमारे साथ है तो हम उसमें कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। अदरवाइज एक बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद हम सिर्फ क्या करेंगे, तो रसद सत्व सात्मज जो बाकी 3 फैक्टर्स है वो ही हम चेंज कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आपने बोला कि आप प्रेगनेंसी से 4 महीना पहले कपल्स की तैयारी करवाते हैं, तो वो तैयारी क्यों इम्पोर्टेंट है और वो तैयारी होती क्या है? तैयारी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज की हम लाइफस्टाइल अगर देखते हैं तो वो लाइफस्टाइल बहुत गलत है, ये हम सबको पता है।
यानी एक तो एज बढ़ गया है, जो 25 के पहले पूरा हो जाना था, पहले के मदर्स का 25 के पहले पूरी डिलीवरीज हो जाती थी, वो भी 30 के बाद प्रोसेस शुरू होती है शादी की, और फिर उसके बाद कुछ होता है। तो एज बढ़ गया है, काम का स्ट्रेस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है, तो बच्चों की तरफ से यानी एक ही बच्चा चाहिए, दो ही बच्चे चाहिए, तो पूरे एक्सपेक्टेशंस वो ही उस पर हम्म। पक्के हो कि नहीं, मुझे ये बच्चे में ये पूरे चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। और नेचर भी अभी जितना पहले प्योर था उतना प्योर बचा नहीं है। और हम अभी भी बच्चों के देखते हैं तो ऑटिज्म का हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो एक पेशेंट डेली आ रहा है आजकल, इतना बढ़ गया है। सुसाइडल टेंडेंसीज, ऑटिज्म, हाइपरटेंशन, एडीएचडी, शुगर, डायबिटिक पेशेंट्स होना, ये सब जो है ये अभी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो जो है वैसे के वैसे हमें स्वीकार करना पड़ता है, उसके लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ मेंटेन करना, यानी स्वस्थ भी जो निर्माण ही होने वाला जीव है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, तभी अगर हम वहां पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप वो जीव अच्छा निर्माण होगा। तो मैम वो इन्वेस्टमेंट क्या है जो पेरेंट्स को करनी है? और करना पड़ता है, हाँ। तो जब कपल हमारे पास आता है एक डिजायर लेके कि ऐसा ऐसा है, कभी फैमिली प्रेशर रहता है, कभी उनकी इच्छा रहती है कि हमें एक बच्चा चाहिए, तो पहले हम उनको बोलते हैं कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए बराबर है, लेकिन कैसा चाहिए उसकी आप कुछ लिस्ट करो, उसकी क्वालिटीज लिखो या मुझे बताओ। बताओ बोलने के बाद उनके सामने से तीन ही क्वालिटीज आते हैं। एक तो उनका वो बहुत सुंदर होना चाहिए दिखने में, बहुत हेल्दी होना चाहिए और बहुत ब्रिलियंट जीनियस होना चाहिए बच्चा एकदम। बस ये तीन के ऊपर कोई जाता ही नहीं। तो हम्म। ये तीन क्वालिटीज, इससे भी इतने अच्छे क्वालिटीज रावण में थे। तो क्या हमें लगता है कि हमारे घर में रावण आए? तो अच्छे क्वालिटीज मीन्स क्या, ये ही आजकल कोई किसी को, यंग जनरेशन को पता ही नहीं कि अच्छा यानी क्या। यानी कोई अगर हमें देना है, जैसे हम होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद हम ऑर्डर करते हैं ना कि हमें इसमें ऑनियन गार्लिक नहीं चाहिए, कम स्पाइसी चाहिए, ऐसा चाहिए, इसमें ये ज्यादा डालो, ये कम डालो। तो चॉइस जब रहता है तब हम अच्छे से ऑर्डर देते हैं। हम चाहते हैं हाँ चलो आपके पास क्या है बनाया दे दो, ऐसे नहीं करते। तो अगर अभी चॉइस है क्या करना चाहिए, तो हमें पूरा रेडी होके क्या करना चाहिए सोचना चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। सिर्फ लिस्ट बनाने से फिर से नहीं होता। तो फर्स्ट प्रोसेस है क्लींजिंग। हम्म। जो अनवांटेड है उसको निकाल देना, क्योंकि आज तक उन्होंने जो मेडिसिन खाए हैं, आज तक उन्होंने जो फास्ट फूड खाया है, जो नहीं खाना चाहिए था वो खाया है। आज कपल को बहुत सारी जो कॉलेज से वो बाहर है तो बहुत सारी गंदी आदतें भी होती है यंग जनरेशन को, तो वो जो सब है उसको शरीर के बाहर निकालना, ये तो फिजिकल हो गया। लेकिन मन में भी ऐसा कुछ होता है, एक दूसरे के बीच में भी कुछ कि इसका कुछ अफेयर है, ऐसे भी बहुत सारे एक दूसरे के प्रति मन में होने वाले जो विचार है वो भी बहुत रहते हैं। तो उन सबको इकट्ठा करके शरीर के बाहर निकालना है, तो वो एक प्रोसेस रहती है क्लींजिंग की, पंचकर्मा के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, और एक एक्टिविटी हम उनको बताते हैं उसके थ्रू वो हम पूरा क्लींजिंग कर लेते हैं। फिर दूसरा महीना होता है जिसमें हम सद्गुण स्थापन बोलते हैं जिसको। तो सद्गुण स्थापन के लिए हम उनको कचरा निकल गया, जैसे कोई दिवाली के पहले हम क्या करते हैं क्लींजिंग करते हैं घर का, कचरा निकालने के बाद हम घर को डेकोरेट करते हैं। वैसे घर को डेकोरेट जैसे किया जाता है, वैसे अभी आपको आपके बच्चे में क्या क्वालिटी चाहिए, वो तीन छोड़ के और क्या होना चाहिए, तो वो पूछने के लिए हम उनको फिर से राइटिंग करने को बोलते कि आप लिखो और फिर वो मेरे से चेक करवाते। क्योंकि कभी कभी इसमें अगर गलती हो गई, क्योंकि ये एकदम स्टैंडर्ड है, जैसे आपका प्लान है ये, आर्किटेक्ट जैसे प्लान बनाते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो हम चलो एक फ्लोर कट करो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्लान बनने के बाद वो चेक करने की आवश्यकता है, तो वो पेशेंट प्लान बनाते हैं, मुझे दिखाते हैं, फिर हम उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कुछ होते कुछ।
का यज्ञ प्लान किया है, जो हमारे क्लिनिक में होता है, और वो हम करवाते हैं जिस साइकिल में वो ट्राई करने वाले हैं कपल। तो इसके लिए भी ऐसा है कि इंडिया में कोई भी अगर फर्स्ट टाइम उनकी ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो गई है, तो सेकंड टाइम जब कपल इंडिया में आता है बाहर के, तो वो बोलते कि चलो हमें नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है, लेकिन अभी आए तो नासिक में आके वो एक बार गर्भाधान का यज्ञ करवा के जाते हैं। फिर भले नेक्स्ट ईयर वो पंचकर्मा करेंगे, फिर उन वो 3 महीने में उनको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगा प्राणायाम, संकल्प और कुछ कुछ एक्टिविटीज रहते हैं, तो वो सब दिया जाता है। तो थर्ड महीने के बाद आत्मा, यानी मातृज भाव पितृज भाव को हमने कवर किया फर्स्ट 3 मंथ्स में। आत्मज भाव को हम एट द टाइम ऑफ गर्भाधान संस्कार को करने का प्रयास करेंगे। वो तो आत्मा कैसे आएगा, वो तो भगवान की इच्छा होती है, उनके कुछ कर्म होते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना हाथ में है हम करवाते हैं। और इस प्रकार से गर्भाधान के पहले उनको पूरा, यानी उन्होंने कहाँ घूमने जाना चाहिए, उन्होंने वीक एंड में क्या करना चाहिए। अभी सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो बस वो मूवी देखने जाएंगे, होटलिंग करने जाएंगे, ऐसा नहीं, तो उनको उन्होंने एक्चुअल क्या करना है। तो ये भी एक्टिविटीज है जो हमारा एक गो प्रेक करके हमारा ऐप है। ओके। तो इसकी जरूरत अभी हमें क्यों लगी, पहले हम करते थे ना ये सब, सेमिनार्स देते थे। एक्चुअली मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पूरे के लिए हमें जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो वो है श्रीमान गोविंद प्रभु और हिज होलीनेस स्वामी भक्ति रसामृत महाराज। इनका हमें बार बार इस पूरे विषय पर मार्गदर्शन होता है, सपोर्ट होता है। एक्चुअली आप जो बोले कि आपने ये पुस्तक मेरा पढ़ा है, कंसेप्शन एज क्राफ्टमैनशिप, शुद्ध बीजापोटी, तो शुद्ध बीजापोटी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमने, तो मैं मराठी हूँ, तो मैंने तो मेरे पेशेंट के लिए जो मैंने मेरे प्रेगनेंसी में डिलीवरी में करना था किया था, और मेरे दिमाग में था, जस्ट वो कॉपी किया था, लिख के रखा था कि मेरे पेशेंट के लिए मैं दूंगी, ये मराठी में था। तो गोविंद प्रभु ने हमें फोर्सफुली उसको इंग्लिश बनवाया, इसका ट्रांसलेशन। तो ये कंसेप्शन एज क्राफ्टमैनशिप बुक आया। फिर इस बुक के बाद हमारे गोविंद प्रभु के साथ बहुत सारे सेमिनार शुरू हुए। एनवीसीसी गोपीनाथ में जब हमारे सेमिनार होते थे, तब हमें पता चलता कि लोगों को अच्छा बहुत लगता है, ये सब हम्म। सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो एक्शन में नहीं हम्म। आता। एक्शन में नहीं आता, इसलिए हमने सेमिनार के साथ वर्कशॉप लेना शुरू किया। वर्कशॉप जब लेना शुरू किया, तब वर्कशॉप में समझा कि 9 महीने में या 1 साल में 1 बार या 2 बार वर्कशॉप करने से, रोज तो पॉसिबल नहीं है, वंस इन अ मंथ भी पॉसिबल नहीं है बाहर जाके। नासिक में मेरे क्लिनिक में वंस इन अ मंथ हम लेते हैं, तो लेकिन बाहर तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें। तो इसलिए हमने ऐप निकाला। अभी तक हमारा प्रेगवेदा करके ऐप था। तो ऐप पे हम डेली, क्योंकि गर्भ संस्कार करना ये 1 महीने की या वीकली प्रोसेस नहीं है, ये प्रति मोमेंट हर क्षण की प्रोसेस है। तो उसको वैसे भी मोबाइल हाथ में रहने ही वाला है, तो हमने मोबाइल पे यूज हो जाए ऐसा एक ऐप बनाया, जिससे वो 24 में से 2 to 3 आवर्स का काम उनको हम डेली देते हैं। ओके। कि बस बताया, सुना, बहुत अच्छा था, मैडम ने बहुत अच्छा बोला, यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एक्शन में होना चाहिए। तो इसलिए हम उनको ऐसे 3 घंटे का उसमें योगासन प्राणायाम बहुत सारी चीजें हमने उसमें डाल के रखी है। तो प्रेगवेदा का अभी हम गोप्रेग पे शिफ्ट हो रहे हैं। गोप्रेग ऐसा ऐप है जो प्री प्रेगनेंसी में भी है। ओके। प्री प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स, प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स एंड डिलीवरी के बाद 2 मंथ्स, वाह। ऐसे पूरे टाइम को ये ऐप कवर करेगा। तो मैम आपने इसमें 5-6 बातें की। पहला कि हमको जो पेरेंट्स है उन्हें अपनी 3 टाइप की क्लेंजिंग करनी है। वन इज द फिजिकल क्लेंजिंग, जो वो पंचकर्मा के थ्रू करवा सकते हैं अपने सीड को प्योर बनाने के लिए। तो इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि कुछ लोग हैं जिनके पास शायद पंचकर्मा का एक्सेस नहीं होगा या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो घर पे क्या कर सकते हैं ताकि उनका जो सीड है वो प्योर हो सके। एक्चुअली इतना कुछ कॉस्टली नहीं है पंचकर्मा। अब मैं तो यहाँ से डेली मेरे 2-2 कुरियर निकलते हैं बाहर, आउट ऑफ इंडिया, कि हम उनको किट प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली मेडिसिन से ज्यादा कुरियर की कॉस्ट रहती है, तो इसलिए जब वो इंडिया आते हैं लोग ना, तो वो मेडिसिन अपने साथ लेकर जाते हैं। गर्भाधान यज्ञ करवाएंगे, उल्टा करते हैं, वो गर्भाधान यज्ञ करवाते हैं और पंचकर्मा की किट और मेडिसिन साथ में लेके जाते हैं। एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, जो वत्सल आयुर्वेदिक है ना, वो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हमारी 3rd जनरेशन है आयुर्वेद में। तो मेरे पेशेंट को क्या लगता है,
तो मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को चेक करेंगे। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस का काम हम दोनों का है, और हमें जो मेडिसिन लगते हैं वो मेडिसिन काम हमारे फैक्ट्री में वो चालू रहता है मैन्युफैक्चरिंग। मेरे हस्बैंड एक्चुअली एमबीबीएस है, लेकिन वो इसका भी काम करते हैं पूरा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग। तो तो फिर जैसे अगर मेरे को पंचकर्मा नहीं करवाना है फॉर वट हम्म, एवर रीजन, तो क्या मैं आपकी वो जो आप दवाइयाँ देते हैं लैक्सेटिव्स जैसे, वो खा के क्लेंजिंग कर सकती हूँ? नहीं, एक्चुअली ना सिर्फ लूज मोशन होना ये क्लींजिंग नहीं है। हम्म। आयुर्वेद में ना उससे उल्टा वात बढ़ता है, जो वात पित्त की कंसेप्ट, कफ की कंसेप्ट है ना, तो उसमें अगर आप सिर्फ लैक्सेटिव मेडिसिन खा लेंगे, आपको एक दिन में 15-20 लूज मोशन हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ लूज मोशन करवाना ये हमारा काम नहीं है। ये जेनेटिक लेवल तक होने वाला प्यूरिफिकेशन है पंचकर्म ये। तो पंचकर्म से हम माइक्रो सेल तक जो हम घी पिलाते हैं उनको 8 डेज के लिए मेडिकेटेड, फर्स्ट 3 डेज कुछ टैबलेट्स रहती है, फिर 8 डेज के लिए कुछ घी रहता है मेडिकेटेड घी, तो वो घी उनके माइक्रो सेल तक जाता है, वहां चिपका हुआ जो कचरा है, टॉक्सिन्स है, उसको फ्री करता है। तो आप अगर पंचकर्मा के पेशेंट को देखेंगे मेरे, कि जिसको आज ही हैदराबाद के एक पेशेंट को विरेचन चल रहा है, वो पेशेंट शाम को फ्रेश होता है। और हम्म। आपको ऐसे अगर आपका डाइजेशन खराब है, आपको 3 लूज मोशन भी हो जाए, तो आप सुबह 8 बजे एकदम वीक रहोगे। लेकिन इससे पेशेंट, क्योंकि हमने ये करवाया है प्रोसेस, ऐसे नहीं कि मुझे लगा ये लैक्सेटिव मेडिसिन, तो उससे सिर्फ वात बढ़ता रहेगा। तो हमें शरीर का वात बढ़ाने से और प्रेगनेंसी में मेडिकल कंडीशन और बढ़ जाएगी वो, और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ेंगे, तो बात हमें बढ़वाना नहीं है। तो हमें प्रॉपर 3 दिन का मसाज रहता है बॉडी से। तो मसाज भी हम, अभी तो कोविड के कंडीशन में ऐसा था कि बाहर पॉसिबल नहीं था मसाज के लिए, तो हम बोलते एक स्टीमर खरीद लो, आप आपके घर में तेल लगाओ फुल बॉडी को, 3 दिन का मसाज आप आपके घर में ले लो। तो इस प्रकार से पंचकर्म भी बहुत सा, लेकिन वो आयुर्वेदिक जैसे मेडिसिन होता है ना, एलोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, तो सर्जरी को हम कितना सीरियसली लेते हैं। एंटीबायोटिक 3 दिन खा लिया, खत्म हो गया। लेकिन सर्जरी को हम सीरियसली लेते हैं ना, ऐसे नहीं कि आज जाके करवा के आई, शाम को मैं ऑफिस गई, ऐसा नहीं होता। तो वैसा ही आयुर्वेद में पंचकर्म ये 50% ट्रीटमेंट ऐसी है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, कि वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो करनी पड़ती है। तो अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, बाकी जो कर्म है पंचकर्म में से 4 कर्म जो है, उसको तो डॉक्टर ही लगता है सामने। लेकिन ये जो मैं चूज किया हुआ मैंने कर्म है विरेचन, जिसको मेरी जरूरी नहीं होती कि मैं उनके सामने रहूं, मैं इसको ऑडियो से इससे पेशेंट को मैं समझा देती हूँ। मेरे बुक में भी ये सारे लिखे हैं। तो ये 2 बुक्स तो है, उसके बाद हमारे और 3-6 बुक्स है टोटल अभी। तो संस्कार एंड बियॉन्ड ये जो बुक है, उसमें पूरा संस्कार कैसे होते हैं, ये यहाँ से लेके गर्भाधान संस्कार क्या है, प्रेगनेंसी के 2 संस्कार, बच्चों में होने वाली बात के संस्कार, और प्रैक्टिकल संस्कार। जैसे हम बोलते हैं संस्कार शब्द बोलने से लोगों के सामने सिर्फ स्तोत्र मंत्र रिचुअल यज्ञ ऐसे ही आता है, तो ये सिर्फ ये नहीं है। संस्कार ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो हम जो खाते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका भी संस्कार होता है। हम्म। हमारे कपड़े से भी संस्कार होता है। तो ये बच्चों पे होने वाले संस्कार भी ये बुक्स में बहुत सारे डिटेल लिखे हुए, ये बुक हिंदी और इंग्लिश में है। फिर एक जो प्रेगनेंसी का बुक है हमारा, ये मराठी में है और हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है बुक। इसमें हमने ऐसा घर का एटमॉस्फेयर ड्रामा जो है ना, डायलॉग्स के रूप में ये बुक लिखा है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो मॉडर्न लड़की है, वो पूछती है क्वेश्चंस, यानी वो प्रेगनेंसी में उसकी मम्मी नहीं है, उसकी सास नहीं है घर में, लेकिन उसकी नानी आई है घर में। तो वो नानी उसको बताती है, अरे बाहर का भी पास पिज्जा मत खा, ये मत खा, सैंडविच मत खा, मैं तुझे घर में कुछ उपमा बना के देती हूँ, हलवा बना के देती हूँ। तो इस प्रकार से वो बताती है नानी, और उसका साइंटिफिक रीजन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर दी है, डॉक्टर वैद्य शिप्रा रसिका करके। तो रसिका यानी जो रोल मैं मेरे क्लिनिक में करती हूँ, तो वो सब मैंने वैद्य रसिका के अंडर वो लिखा है। और गायनेक का एक दिया है, गायनेक सिर्फ वेट चेक करता है, शुगर चेक करता है, हीमोग्लोबिन चेक करता है, और बस हाँ हाँ ओके है। तो वो सुपरफिशियल सब चेकिंग करता है पेशेंट का। लेकिन जो उसको चाहिए 9 महीने के लिए, वो उसकी नानी और उसकी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो दोनों उसको पोषण देते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 6 बुक्स है, और ये 2 ऐप है अभी की प्री प्रेगनेंसी में भी, कि उनको कंटिन्यू मिलता रहे। हम्म। जैसे ने एक बार बता दिया कि हो गया। अमेजोन से कोई भी खरीद सकता है? हाँ, ठीक है। अमेज़न पे नहीं, अभी मेरे हमारे इस पर है,
हाँ, BAPPL पर वो हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है बुक्स। Okay. तो मैम आपने मेंशन किया कि पेरेंट्स आते हैं और आपसे पूछ बोलते हैं कि मुझे प्रेग्नेंट होना है तो हमें क्या करना चाहिए, बट हम्म। आजकल बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऐसी है जिनको प्रेगनेंसी एज अ सरप्राइज मिलती है, उनको पता ही नहीं होता था दे आर गोना बी प्रेग्नेंट और नॉट। तो वो उस तो वो लोग क्या कर सकते हैं बिकॉज नाउ दे हैव कंसीव्ड, तो क्या यस, उन्होंने कुछ लूज कर दिया है या फिर दे स्टिल हैव होप इन द 9 months दे हैव। यस, यस। कभी भी इस प्रोसेस की शुरुआत जहां से समझे वहां से शुरुआत करना है। पीछे क्या हुआ उसको बिल्कुल देखना नहीं है। हमारे पास ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स है नेगेटिव। अभी मैं ये जनरली सेमिनार में नहीं बताती, क्योंकि सामने प्रेग्नेंट पेशेंट रहते हैं। अभी आपको बताने का ये कि आपको उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने वाला। तो एक बार मेरा ऐसे सेमिनार एक पेशेंट ने सुना। सुनने के बाद उसको लगा वाह ऐसा ही करना चाहिए। और मैंने बोला था उसको कि 3 मंथ्स ब्रह्मचर्य पालन रखो, अभी प्रेगनेंसी नहीं रहनी चाहिए। हमारे मेडिसिन भी अच्छे से शुरू थे, वो भी सब अच्छे से कर रही थी। लेकिन सेकंड मंथ में उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये जो मैडम ने बताया था ना ऐसे ही होना चाहिए था। अब भी प्रेगनेंसी हुआ, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। वो मेरे पास आई, मैंने उसको समझाया कि देखो, आपके पास आत्मा आ गया है, इसका मतलब आत्मा ने आपको चूज किया है। आत्मा तभी आता है जब वो चूज करता है, अदरवाइज हम देखते हैं कितनी ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के सेंटर्स चल रहे हैं। इतनी जल्दी पॉजिटिव प्रेगनेंसी किसकी आती नहीं। तो भी आपकी आ गई ना बाय एक्सीडेंट, इट्स ओके। तो भगवान की इच्छा है कि आपके घर में आत्मा आए और आप कैपेबल हो, 1 महीने में ही आप कैपेबल हो गए हो, आप कंटिन्यू करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने 6 फैक्टर्स बताए थे उसमें से 3 फैक्टर, रसद सत्वज और सात्विज, 50% काम हमारे हाथ में है। और पहले तो अपने 1 में 3 महीने, अब तो 1 महीने लिया है ना, कुछ टेंशन नहीं। तो उसने सुना नहीं, उसने मेरा सुना नहीं, उसने घर में किसी को बताया नहीं, और वो जाके अबॉर्ट करके आई। अबॉर्ट करने के बाद उसको बाद में वो फिर से उसने शुरू किया सब, लेकिन उसको प्रेगनेंसी ही पॉजिटिव नहीं आई। 1 साल उसने ट्रीटमेंट लिया, फिर बोर हो गई, फिर ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। फिर उस वो मुझे फोन करती थी, मैडम मुझे आपके पास आना है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर करके है, वहां से, वो दूर नहीं है, 20 किलोमीटर से, तो मुझे आना है। तो मैं मुझे आओ, लेकिन मुझे आने की इच्छा ही नहीं होती, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो उसने 9 महीने सिर्फ मुझे फोन किया, उसने कुछ नहीं किया। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में, जो ज्योतिर्लिंग का इतना बड़ा स्थान है, वो मंदिर में भी एक दिन नहीं जा सकी, ना वो मेरे पास आ सकी। तो इसको बोलते हैं कर्म, कि इतना बड़ा पाप जो किया था उसका ये इफेक्ट था, कि वो गर्भ संस्कार करने के लिए उसने अबॉर्शन किए, और फिर मेरे पास वो आ ही नहीं सकी, और 1 साल बीच में गया वो अलग। तो इसलिए मैं बताती हूँ कि गर्भ संस्कार है बहुत बड़ी प्रोसेस। एक्चुअल देखा जाए तो जो अधिजनन शास्त्र, जो हमारा बेस ग्रंथ है इसका, उसकी शुरुआत होती है कपल यानी शादी से, विवाह संस्कार से। कौन से घर का लड़का और कौन से घर की लड़की एक साथ आए, कौन से जीन पूर एक साथ मिलके वो प्रोसेस हो जाए, वहां से शुरुआत है। लेकिन अगर वहां से कोई अभी नहीं जाएगा, अभी तो हम पति पत्नी से ही शुरू करेंगे। लेकिन जब पता है, यानी आपके नसीब में, आपके योग में जो है, तभी आपको पता चलेगा और तभी आप आएंगे। और 6 मंथ में भी अगर प्रेग्नेंट कोई पेशेंट मेरे पास आती है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि जो 5 महीने गए हैं वो छोड़ दो। इसके बाद का ईच एंड एवरी जो मोमेंट है वो एंजॉय करो, जो मैं बताती हूँ वो प्रोसेस से। सो तो वी, जिसको जो करना है, हाँ। हमें होपलेस नहीं होना, जब हमें पता चल गया वी शुड स्टार्ट फ्रॉम। यस। तो मैम जैसे बहुत मदर्स को ऐसा लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उनको अपने प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, तो क्या प्रेगनेंसी में मदर्स को नॉन वेज फूड खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए? नॉनवेज फूड प्रेग्नेंट पेशेंट को क्या, उसके हस्बैंड का भी मैं बंद कर देती हूँ। आप दोनों मिला के एक जीव की निर्मित कर रहे हो। जब आप एक जीव निर्माण कर रहे हो तो आपको कुछ भी अधिकार नहीं है दूसरे जीव को मारने। तो प्री प्रेगनेंसी तो तीनों का, दोनों का बंद ही होता है नॉनवेज। फिर वो जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाती है तो हस्बैंड बोलता है चलो अब मैं फ्री हो गया बाहर का खाने के लिए। मैं बोली हाँ, अभी बाहर का खाना है, बाहर का खाओ, जो भी कुछ थोड़ा इधर उधर करना है आप खा सकते हो। इसके लिए सब रूल्स रहेंगे, लेकिन नॉनवेज का रूल आपके लिए भी है, क्योंकि जो गर्भ यहाँ बढ़ रहा है वो आपका भी है।
तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने भी 9 महीने कंप्लीट, आपको खाना है तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन एटलीस्ट जो क्रिएशन का पीरियड है, आप एक जीव को आवाहन करके उसको बढ़ा रहे हो, आपको कुछ भी अधिकार नहीं दूसरे जीव को मारने का। ये एक फर्स्ट रीजन, जिसको लोग संस्कार का रीजन बोलेंगे, कुछ भी बोलो, मेरा ये फोर्स रहता है कि ये है तो है। दूसरा है, ये जो नॉनवेज है, प्रोटीन इंटेक के लिए कुछ भी बोलो, इसमें बहुत सारे स्पाइसेस जाते हैं, और ये स्पाइसेस के साथ साथ आयुर्वेद में जो बोला है कि बहुत विदाही आहार, तो ये जो जलन निर्माण करता है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को भी होते हैं। क्योंकि अभी नॉनवेज क्यों नहीं खाना, इसके बहुत सारे आपको पॉइंट्स पता होंगे। तो ये हमारे सिस्टम के लिए नहीं, हमारे पेट्रोल की गाड़ी है तो हम पेट्रोल ही डालेंगे गाड़ी में, डीजल नहीं डाल के, चलो आज मेरा मूड है मुझे पेट्रोल नहीं डालना है तो मैं डीजल से चला लूंगी, ऐसा नहीं होता। तो जो सिस्टम हमारे शरीर के लिए बनाई है, तो वही हमें खाना है। ऑलरेडी सिस्टम डिस्टर्ब है प्रेगनेंसी में, शरीर को डाइजेशन करना ही एक बहुत बड़ा काम है, इसका तो साइड इफेक्ट हमें दिखता है, नौशिया वॉमिटिंग। इधर नौशिया वॉमिटिंग है, आपको बेसिक खाना नहीं जा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, आप और हेवी क्यों डाल रहे? मैं हम्म। तो ड्राई फ्रूट के भी अपोज में हूँ। कितना ड्राई फ्रूट खाते हो, कुछ जरूरी नहीं है आपके शरीर को, क्योंकि आपकी जो पूरी बॉडी की एनर्जी लगी हुई है निर्माण कार्य में, हम्म। एनर्जी लगी हुई है फिटनेस के निर्माण में। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या काम है, बेसिक खाना दो कि जो डाइजेस्ट करे और आगे जाए। तो यहाँ पे आपको बेसिक खाना नहीं जा रहा है, तब आप उसमें और हेवी डालेंगे। हम्म। दूसरा, वेट बढ़ता है, ब्लड की कमी होती है तो हम ब्लड देते हैं। तो सीधा है, अगर मांस की कमी है शरीर को तो मांस देना चाहिए। तो हम वैसे 12 किलो केजी वेट प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला है, और आप उसमें इतने सारा प्रोटीन के नाम से देते हैं, लेकिन उसके साथ फैट भी आता है ना, तो वो देंगे तो और वेट बढ़ेगा। फिर डिलीवरी के बाद वेट कम करना कितना बड़ा टास्क रहता है। तो ये सब रीजन है कि नॉनवेज को मेरा तो इस हिसाब से स्कोप ही नहीं है। और प्रोटीन, वेजिटेरियन कितने लोग हैं उनको बच्चे हो रहे, उनके 4-4 किलो के बच्चे होते हैं। तो वो क्या, विदाउट प्रोटीन तो कोई बढ़ता नहीं, बाकी की प्रोटीन सोर्सेस वेजिटेरियन में भी है। आयुर्वेद में तो 9 महीने का डाइट, चरक और सुश्रुत जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने पूरा डाइट लिख के रखा है। हमारी बुक में भी हमने बहुत सारी ये लिखा है, रेसिपीज भी, और कौन से, और अपना नारियल है, तो मैम, नारियल से ऐसा भी होता है कि हर मदर की अपनी पर्सनल नीड होती है और वो उसी के हिसाब से उसको डाइट लेनी चाहिए, या फिर एक डाइट सबको सूट कर सकती है? नहीं, नीड अलग होती है। ये तो इसलिए आयुर्वेद बोलता है ना कि वात पित्त कफ, आपका वेट, आप कौन से एरिया में रहते हो, देश काल परिस्थिति अनुरूप ये पूरा चेंज होता है। तो इसलिए हम पर्सनली हर एक पेशेंट को प्री प्रेगनेंसी में भी और प्रेगनेंसी में भी डाइट चेंज करवाते हैं। अभी अभी जो ऐप में है, ऐप में हमने न्यूट्रिशन सेक्टर में पूरा, क्या पानी पीना है, कैसे दूध लेना है, लिक्विड डाइट में क्या होगा, स्नैक्स में क्या होगा, खाने में क्या होगा, ऐसे लिस्ट बना के दे दी है। तो ओके। उसमें से आपको जो सूट है, मैं किसी को भी ना डाइटिशियन जैसा प्लान बना के नहीं देती दूर के पेशेंट को, कि आपको 5 बजे खाना है, 6 बजे, कुछ जरूरत नहीं। आपको भूख लगी है तो खाना है, खाने के आइटम्स मैंने आपको दे दिए हैं, बुक में ऐप में सब जगह आइटम्स दिए खाने के, आप आपको जब अच्छा लगे तब खाओ। तो यस। बोलिए बोलिए। तो ऐसा होता है कि नाउ हमने अपनी क्लेंजिंग प्रोसेस कर लिया, एंड देन द पेरेंट्स डिसाइडेड डेट व्हेन दे वांट टू कंसीव। तो वो डेट कैसे डिसाइड करनी चाहिए और क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वो डेट डिसाइड करने के लिए? डेट डिसाइड करने के लिए शास्त्र में तो कहा गया है 8 to 18 डेज जो है, या 10 to 20 डेज भी, वो भी हर पेशेंट का इधर उधर होता है चेंजेस। तो पर पेशेंट वो चेंज होता है, लेकिन 10 to 20 स्टैंडर्ड डेज है। इसमें 11th 13 नाइट ये अवॉइड करने को बोली है, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है कि वो नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है अमावस्या पूर्णिमा एकादशी, ये तिथि भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नक्षत्र है, ऐसे बहुत सारे डेज है, लेकिन मैं मेरे प्रैक्टिस में ये कुछ भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी पॉजिटिव आना ये बहुत डिफिकल्ट है। इतने सारे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन डालेंगे तो किसी की प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आएंगी, वो छोड़ देंगे। वैसे भी नए जनरेशन को बहुत उत्साह है इस टॉपिक पे, ऐसा कुछ नहीं, वो बोलते हम दोनों रिलेशनशिप में ऐसे ही फ्री रहेंगे, हम कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे की झंझट वैसे भी उनको चाहिए नहीं। तो और ज्यादा रूल्स जो
है, हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में भी है, धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन इतना अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही नहीं आएगी। तो मैम जैसे अब नाउ दैट आई हैव कंसीव्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, तो ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे बच्चे की माँ के पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, अगर वैसे ही एक्टिविटीज मदर बाहर करती है तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को 3x बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 4th मंथ में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो मदर अगर वैसी ही एक्सरसाइज करती है, ब्रेन स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज, बी एट डूइंग वैदिक मैथ्स या क्रिएटिव वर्क कर लिया या दोनों हाथों से लिख लिया, तो ये बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो ऐसे क्या मंथ वाइज एक्टिविटीज होती है जो मदर को करनी चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली? हाँ, जैसे मैंने बोला प्री प्रेगनेंसी कपल के लिए हमने एक्टिविटीज प्लान की है कि उन्होंने दोनों ने क्या करना चाहिए। वैसे हमारे पास 40 एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटीज ऐप में भी डेली आते हैं, 40 डेज के बाद रिपीट होते हैं। हम एक्टिविटीज हमारे क्लिनिक में भी करवाते हैं। ड्राइंग है, पेंटिंग है, मिट्टी के खिलौने बनाना है, ऐसे 40 एक्टिविटीज है। और फिर मंथन है, मंथन। और ईच एंड एवरी एक्टिविटी का, सिर्फ एक्टिविटी से कुछ काम नहीं होता, तो ईच एंड एक्टिविटी का पर्पस कि क्या होना चाहिए, ये करने से क्या होता है, और वो करते समय मन में क्या विचार होना चाहिए, ये भी उनको एक्सप्लेनेशन उसका हर टाइम दिया जाता है। और हमें एक्टिविटी का अगर हम बोलेंगे ना तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। कोविड के पहले की बात है, पेशेंट हर महीने में हमारे पास आते थे एक्टिविटीज के लिए। डिफरेंट मंथ्स के रहते हैं वो एक्टिविटी, तो हम 4-5 एक्टिविटीज सब मिलके एक साथ कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ था, अ, एक थी स्कूल टीचर और दूसरी थी मेड सर्वेंट। ओके। तो वो आती थी हर सेशन के लिए, और दोनों की 9 मंथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर जब कोविड आया तो टीचर जो थी उसको तो पेमेंट मिल रहा था पर मंथ का, लेकिन जो मेड सर्वेंट थी उसके काम बंद हो गए। तो वो दोनों की इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी 9 महीने में कि एक पेशेंट दूसरी को, मैं पिक्चर में नहीं हो गई, मुझे पता ही नहीं कुछ, वो एक दूसरे को यानी वो जो थी वो मेड सर्वेंट को जो थी उसको 500 रुपीज पर मंथ ट्रांसफर करती थी कि तू अच्छा दूध पी, तेरे बच्चे को अच्छा दूध मिलना चाहिए, तेरे काम बंद हो गए, मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ। और ये बात मुझे 3 साल के बाद वो जो दूसरी पेशेंट थी मेड सर्वेंट, उसने आके बताई कि मैडम वो जो टीचर आती थी ना उसने ऐसे ऐसे किया। तो ये बहुत मुझे सक्सेस लगा कि एक्टिविटीज लेना, एक साथ लाना, सिर्फ गर्भ संस्कार बच्चे ऐसे, ये जो माँ के अंदर आई हुआ ट्रांसफॉर्मेशन था उनके बच्चे में वो गया ही होगा। तो ये फ्रेंडशिप है कि एक्चुअली एक्टिविटी साथ में आने का, यानी हम बोलते कि ऑनलाइन अभी कुछ चारा ही नहीं, हमें कुछ चीजें हमें ऑनलाइन करनी पड़ती है क्योंकि हम सब लोग दूर दूर है अभी, हम ऑनलाइन करते ही है। लेकिन जो एक साथ आकर, सबका गोल एक है और सबकी पॉजिटिव एनर्जी जब एक साथ आती है, जैसे भगवत गीता रिसाइटेशन गीता जयंती के दिन हम करते हैं, तो या अभी 22 जैन को हमारा जो अयोध्या में प्रोग्राम हुआ, उसका प्रोग्राम भी हमारा हॉल फुल था, बैठने के लिए जगह नहीं था। तो वो सब लोगों को हमने एक साथ बुलाया और फील किया उन्होंने, तो उसके भी बहुत अच्छे उनको मिले। लेकिन अभी रामनवमी के टाइम बहुत धूप थी, तो हमने ऑनलाइन ही राम रक्षा पठन किया। तो उसमें भी लोगों को बहुत, क्योंकि धूप में निकलना, क्योंकि उनकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तो हम ऑनलाइन कभी ऑन साइट करके एक्टिविटीज लेने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। क्योंकि आजकल पूरा ज्ञान जो है गूगल पे अवेलेबल है, आपके पास ज्ञान है अर्थात आप बहुत विद्वान हो ऐसा नहीं। जो काम करता है, जो एक्शन में लाता है, उसी को नेक्स्ट जनरेशन में रिजल्ट मिलने वाला है। ज्ञान मिला के कुछ नहीं होने वाला। तो जो करेगा काम उसको, और आने वाले बच्चे हम अभी देखते हैं कि सबको स्क्रीन के सामने बैठना है, गेम्स खेलने के लिए भी ग्राउंड पे नहीं जाना है, उनको मोबाइल पे ही वीडियो गेम्स करना है, ये जो सब चल रहा है। तो बच्चों को, और सर्वेंट, ये जो हम बोल रहे हैं कि अभी इंडिया में ऐसी परिस्थिति है कि हमें चाहे जो काम के लिए वर्कर्स मिल जाते हैं, जैसे बाहर के देशों में है वही पैटर्न अगर इधर आता है तो हमारे बच्चों के लिए कुछ भी वो काम नहीं कर सकेंगे। तो उनको घर के काम में इंटरेस्ट लाना, इसलिए हमारे जो एक्टिविटीज है वो इतने होममेड जैसे है कि उसके लिए कुछ चीजें लाओ ऐसे नहीं। आप सॉर्टिंग करो, सॉर्टिंग यानी एक ड्रॉवर रहता है, हम उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ डालते हैं,
तो बस वो बैठेगी और एक-एक चीज़ अलग करेगी। डॉक्यूमेंट्स है तो फाइल करेगी। तो बच्चे को आदत लगेगी कि जो मेरे टॉयज़ है वो मैं टॉयज़ की जगह रखूँगा। तो अपने आप पेरेंटिंग भी ईज़ी होता है। तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी हमने पूरा प्लान करके ऐसी बनाई है कि जो पेरेंट्स में इन फ्यूचर भी उनको भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उनके बच्चे समझदार बन के आएँगे। वो हाथ से कुछ करेंगे, जो हाथ से करेगा उसको ही अभी नेक्स्ट फ्यूचर में कुछ मिलेगा। सिर्फ़ ज्ञान तो गूगल पे भी अवेलेबल है। तो मतलब गर्भ संस्कार एक तरह से पेरेंटिंग को भी बहुत इजी प्रोसेस बना रहा है, क्योंकि बहुत ही। ऑलरेडी संस्कार डाल रही है बच्चों में फ्रॉम हुँ, द। तो मैम जैसे आपके अंडर बहुत सारी मदर्स हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, तो आपने क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस देखे हैं वो बच्चों में जो गर्भ संस्कार से पैदा हुए हैं? ऐसा कुछ चेंज जो नॉर्मल बच्चों में नहीं होता है, बट जो गर्भ संस्कार वाले बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं? बहुत, बहुत दिखते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अभी हमेशा 20-25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो अ, लिटरली 4th महीने में ऐसी रिपोर्ट आया था, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, आप अबॉर्ट करवा लो। गायनेकोलॉजिस्ट ने बता दिया। लेकिन वो पेशेंट को बहुत साल के बाद प्रेगनेंसी पॉज़िटिव आ गई थी और वो बोले कुछ भी हो जाए, डिवोटी थे एक्चुअली। एक्चुअली उनका ही फेथ था, यानी क्रेडिट उनको ही है, मुझे नहीं है क्रेडिट। उनको बहुत फेथ था कि नहीं, जो भी कुछ होगा हमारे कर्म है, हम देख लेंगे, हम अबॉर्ट नहीं करवाएँगे। तो उन्होंने कंटिन्यू की प्रेगनेंसी। उनके साथ मैंने जो भी ब्रेन डेवलपमेंट के हमारे मेडिसिन्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, गर्भ संवाद होता है, हमारे बहुत सारे गर्भ संवाद पे हमारा स्पेशलाइज़ेशन है कि मेरे पास 100 गर्भ संवाद रेडी है, कौन से मोमेंट पे क्या करना। तो वो मैंने उनको सुनाया, पेशेंट दूर थी, तो उनका बच्चा अभी 10th में है। 10th में वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जो एक्स्ट्रा जो नीट की एक्स्ट्रा बैच होती है ना, ब्रिलियंट बैच की 14 लोगों को स्पेशल निकाल के, वो बैच में वो बच्चा है। तो हम्म। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, कैसा है सोनोग्राफी में के रिपोर्ट्स, थोड़ा एज बढ़ जाता है, डाउन सिंड्रोम के साइन सिम्पटम बढ़ते हैं। ऐसे तो कितने सारे एग्जांपल है कि डाउन सिंड्रोम दिख रहा है, लेकिन जो थे पेरेंट्स उनका नहीं, बस आप पे हमारा विश्वास है और हमारे नसीब पे, हमारा जो होगा वो हमारे नसीब में हम करेंगे। ऐसा वो लोगों ने दिखाया डेयरिंग, फिर हमने वहाँ पे एफर्ट्स लिए और भगवान की इच्छा से हुआ कि बच्चे पूरे नॉर्मल है। मुझे तो लगता है नॉर्मल भी नहीं है वो, एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे हैं वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि सोनोग्राफी में दिखता है। और लैंग्वेजेज़ के ऊपर भी मैं बोलूँगी, ऐसे भी बच्चे हैं। संस्कृत पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है कि जो प्रेगनेंसी में अगर सिखाई जाती है तो संस्कृत को भाषाओं की माँ बोला है, देववाणी या मदर बोला है, सब लैंग्वेजेज़ की मदर। तो वो एक बार प्रेगनेंसी में आ जाए, तो दुनिया की सभी भाषाएँ अपने आप आ जाती है। तो इसके लिए भी ऐसे बच्चे मेरे सामने हैं अभी कि वो संस्कृत तो उन्होंने सीख लिया था उनकी माँ ने वो पीरियड में, तो अभी भगवत गीता बोलो वो उनकी पूरी पक्की, उनको वो संस्कृत में भी श्लोका फटाफट रिसाइटेशन। आवाज़ नहीं आ रहा है? मतलब नहीं आ रहा है, मैं बोल रही हूँ कि ग्रास्पिंग पावर तेज हो जाती है संस्कृत यस। पढ़ने से। वो भी है। और लैंग्वेजेस, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में उनका ग्रास्पिंग ज़्यादा है। यानी मैथ साइंस तो वो है ही, लेकिन एक लैंग्वेज अगर आ गई संस्कृत, तो वो रशियन, उर्दू, अरेबिक, ये सब लैंग्वेज वो लड़का लिख सकता है, बोल सकता है। कुछ भी नहीं उसको बाकी ये किया हुआ, सिर्फ संस्कृत का बेस उसका था। तो ये लैंग्वेजेस में फ़र्क भी हमें बहुत सारा दिखता है। तो मैम अगर कोई मदर कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करना चाहती, कुछ भी नहीं करना चाहती, पर ऐसी 3 पावरफुल चीजें क्या हो सकती है वो जो 9 महीने में कर सकती है, जिससे उसके बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा? फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसको गर्भ संवाद करना है। अपने गर्भ के साथ बातें करना है कि उसमें क्या चाहिए। गर्भ संवाद होने के बाद उसको जो काम वो कर रही है, कुछ तो करेगी दिन में। तो अगर वो रोटी बनाती है, तो रोटी बनाते समय वो एक्टिविटी उसकी गर्भ सेंट्रिक होनी चाहिए। ओके। कि मेरी रोटी बन रही है, तो मेरी रोटी गोल ही होनी चाहिए। मैं जो रोटी बना रही हूँ, मेरे गर्भ के लिए बना रही हूँ, उसके लिए कितने लोगों के हाथ है। तो ईच एंड एवरी
हमने इसलिए मैंने बोला कि एक्टिविटीज़ ही ऐसे बनाई है कि कुछ अलग से नहीं, आप जो करते हो, झाड़ू लगाते हो घर में, आजकल झाड़ू भी वैसे कोई लगाता नहीं घर में, लेकिन लगाना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप भोग लगा रहे हो भगवान को, तो भोग लगाते समय आपका मन में आपके क्या विचार होना चाहिए? तो जो डेली आप ब्रश कर रहे हो, आप नहा रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, ये जो डेली एक्टिविटीज़ आप करोगे, उसमें सिर्फ सेंटर अपना घर भर रखो। इतना भी किया, तो भी बहुत है। और करना नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर तीसरी बात है कि मेडिसिन्स, क्योंकि अगर एक्टिवली वो नहीं कर रही है, वो बहुत बार होता है जैसे बेड रेस्ट के पेशेंट है, उनकी बहुत इच्छा होती है, तो मेडिसिन्स का भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का बहुत अच्छा रोल है कि हाथ से नहीं कुछ कर सकते ना। जैसे योगा टीचर, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं करना है योगा। लेकिन जब आप योगा क्लास में जाते हो तो वो बोलती है चलो हाथ ऊपर करो, करिए हाथ ऊपर, श्वास लो, लिया श्वास। तो कोई सामने बैठकर बोलने वाला है ना, तो वो बराबर करता है। या डायबिटिक पेशेंट को अब इंसुलिन लेना, मेडिसिन लेने से क्या होता है? खा बाबा कुछ तो मीठा, खा नहीं खाओ, नहीं बोलने से वो नहीं खा रुकने वाले, वो खाने ही वाले हैं। तो हम क्या लेते हैं? उनको इंसुलिन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए उसको अगर कुछ करना ही नहीं है, तो उसने मेडिसिन लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी स्किन, उसकी आंखें, उसके बाल, ये जो चीजें कि जिसके लिए हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि एक पिंपल आ गए क्लिनिक में, मेरे बाल झड़ रहे। तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप मेडिसिन लेते हो, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंदर चल रही है, ये बाल, आँखें तो बाहर का दिखने वाली चीज़ है, लेकिन अंदर के भी हार्ट बन रहा है, ब्रेन बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बन रही है, तो उसके लिए आप मेडिसिन कैसे नहीं लोगे? और मेडिसिन यानी क्या, वो सिर्फ केमिकल्स नहीं है। हमारे आयुर्वेद के चरक सूत्र ग्रंथों में उन्होंने लिखा है कि ये 7 मेडिसिन का आप काढ़ा पियोगे, तो आपका नेचुरल डिलीवरी होगा, आपका अबॉर्शन नहीं होगा और आपका जो महीने में जो ऑर्गन बन रहा है वो प्रॉपर होगा। तो एक्टिवली करना नहीं है तो पैसिवली हमें इनडायरेक्टली उनको कुछ तो करवाना पड़ेगा, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। अदरवाइज तो क्या, वैसे भी बच्चे बन रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं लेने वाला, विदाउट गर्भ संस्कार डिलीवरी होती है ऐसा नहीं, वो सब हो रहा है। वो तो काम नेचर का है, नेचर कर ही रहा है। तो मैम जैसे आजकल मदर्स जो जो नॉर्मल डिलीवरी कर भी सकते हैं, दे आर रिजॉर्टिंग टू सी सेक्शन डिलीवरी, मे बी आउट ऑफ फियर या पेन का डर है, जिस चीज का भी डर है, पर उनको लगता है कि हमको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वजाइनल डिलीवरीज, ताकि हम मदर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए नेचुरल डिलीवरी के लिए। इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स है वजाइना डिलीवरी के, क्योंकि वो मार्ग निसर्ग ने निर्माण किया। देखो, गर्भाधान यानी प्रेगनेंसी डिलीवरी ये नेचुरल प्रोसेस है, तो जो वजाइना है वो नॉर्मल मार्ग निसर्ग ने ही निर्माण किया है। वो अगर आप नहीं यूज करेंगे, आप अगर एब्डोमिनल डिलीवरी कर रहे हो, तो क्या होगा? एक ऑपरेशन है वो, और वो सी सेक्शन के बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो लास्ट यानी मेनोपॉज के बाद भी उनको सहन करना पड़ता है। दूसरा होता है यानी स्त्री शरीर का, एक हम बोलेंगे। दूसरा है फीटस को भी तुरंत जो ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए, वो पहले 2 दिन नहीं मिलता सी सेक्शन के केस में। हम तो बोलते हैं कि लेबर रूम में ही इधर स्टिचेस चालू है वजाइनल डिलीवरी के टाइम, तभी बच्चे को फीडिंग देना चाहिए, फर्स्ट देना ही चाहिए, क्योंकि में उसमें ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं। तो वो तो मिस हो ही जाता है, क्योंकि वो कंडीशन में ही नहीं होता, तो भी वो पिला नहीं सकती। तो बच्चे को भी जो बॉन्डिंग होता है मदर एंड बेबी का, वो बॉन्डिंग कम होता है। माँ को तो उसकी लाइफ टाइम पूरा फेस करना पड़ता है। फिर आयुर्वेद में जो प्रसूति परिचर्या करके बोली है कि उसको स्नेहन, स्वेदन, मसाज देना है, स्टीम देना है, वो कुछ सेक देना है, वो ये सब चीजें नहीं कर सकते पहले 10 दिन तक। ये नॉर्मल डिलीवरी जो है वो लेबर रूम से अपने रूम तक वॉकिंग आती है, वॉकिंग, उसको स्ट्रेचर भी नहीं लगता। तो बस एक एक 2 घंटा उसने नींद ले ली, अगर रात है तो रात की नींद ली, वो फ्रेश दूध पिलाने के लिए और दिन के काम करने के लिए, तो वो एक्टिव होती है, वेट लॉस करने में इजी होता है। जो भी कुछ प्रसूति परिचर्या के है वो सब है। और दूसरा है कि मैंने बोला कि निसर्ग ने दिया हुआ मार्ग छोड़ के अगर आप लोगे, तो प्रॉब्लम होने ही वाला है। हम बोलेंगे फिर क्यों रोज क्या पानी पीना, कितना बोर होता है रोज पानी पीना, हम सलाइन लगा के घूमेंगे, चलेगा क्या?
कि नहीं मुझे सलाइन है, तो नहीं सलाइन से काम नहीं, पानी पीने से जो काम होने वाला है पानी पीने से ही होगा। तो वैसे जो मार्ग जिसके लिए बना है उसके लिए उसका उपयोग होना चाहिए, और उसके लिए नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन ये जैसे डॉक्टर जिम्मेदार है वैसे यंग गर्ल्स भी जिम्मेदार है, उनको ही नहीं करना है। तो मैं तो बोलती हूँ फर्स्ट दिन से पहले संकल्प ये करो कि मैं मुझे नॉर्मल वे से ही बच्चे को बाहर निकालना है। हाँ, इमरजेंसी में कुछ हो गया लास्ट मोमेंट में, तो फिर वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे गायनेकोलॉजी जो बोलेगी वो सुनना है बस। लेकिन तब तक आपको फॉलो करना है कि नहीं मेरे नॉर्मल डिलीवरी की। और उसके लिए जो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन होता है, वो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन गर्भ संस्कार के जो हम एक्टिविटीज बता रहे, एक्टिविटीज योगा प्राणायाम मेडिसिन और फिर संस्कृत म्यूजिक थेरेपीज, शिरोधारा की एक प्रोसेस हम हर महीने में करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। तो इस सबसे एंडोर्फिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो अपने आप नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मतलब अगर हम गर्भाधान फॉलो करते हैं तो हमारे वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो गर्भाधान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक होलिस्टिक चीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए। मैम, जैसे आपने मुझे इतने सारे मेरिट्स बताए गर्भाधान के, और ये कोई भी सुनेगा उसका तो मन करेगा, आई फील कोई भी फीमेल ये सुनेगी उसका पक्का मन करेगा कि आई हैव टू डू गर्भाधान फॉर माई चाइल्ड। बट वॉट इज द थिंग्स दैट आर स्टॉपिंग पेरेंट्स टू ऑप्ट फॉर दिस प्रैक्टिस? क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं, और पता भी है तो दे डोंट वांट टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो अगर इतने मेरिट्स हैं तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू एक्ट ऑन दिस? हाँ, ये भी बराबर है। एक तो पहले कि उनको नॉलेज देना चाहिए और जितने जल्दी हो सके देना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन में ये जितना फैलेगा। अभी इसका इम्पोर्टेंस ना, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी एक 22 साल पहले, तब जो एल्डर लोग थे ना, सास दादी लोग, ये बोलते थे क्या है गर्भ संस्कार, क्यों इसके ऊपर पैसे वेस्ट करना। हमारे टाइम तो नहीं था, हमने तो 7-7 8-8 बच्चे किए थे, उनका तब ऐसा था। लेकिन अब जो सास है मेरे पास, पहले सास आती है माँ आती है कि मुझे मेरे बेटी को लेकर आना है। बेटी इतनी जल्दी तैयार नहीं होती, क्योंकि उनको उनका जॉब उनका करियर उनका एजुकेशन उनका पीएचडी उनका सेटलमेंट, इसमें ही वो बहुत बिजी है। तो उनको ये जो प्रायोरिटी है सब लास्ट लास्ट ट्रैक पे डाली हुई है, उनके लाइफ में प्रायोरिटी है नहीं। तो उनकी माँ को बहुत इच्छा है, लेकिन उनकी सास को बहुत इच्छा है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। वो लोग अभी कन्विंस्ड है कि ये चाहिए ही समाज को। लेकिन आप अगर देखेंगे आपकी जनरेशन में, तो कितने लोग माँ की और सास की सुनते हैं। वो लोग तैयार हो गए, लेकिन हमें तैयार करना है यंग जनरेशन को। लेकिन एक अगर लड़की आती है ना, तो उसके 5 फ्रेंड्स अपने आप उसके पीछे आते हैं हमारे क्लिनिक पे। उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसका बच्चा बहुत अच्छा है, उसका ये है उसका वो है, तो वो बराबर आते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है यंग जनरेशन से सब चीजें बताने के लिए। और उसका जैसे आपने बोला कि हमारा ऐसे ही गोपीनाथ में एक सेमिनार था। वो जो लड़की थी, वो BHMS यानी होम्योपैथी की डॉक्टर बन रही थी, वो सेकंड ईयर की लड़की थी। और उसका पक्का था कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, वो फिक्स करके आई थी। लेकिन तब जैसे मैंने बोला कि गोविंद प्रभु ने वो प्लान किया था, तो उन्होंने यंग बॉयज और यंग गर्ल्स को भी बुलाया था वो प्रोग्राम में। तो वो आके बैठ गई वो सेमिनार सुनने के बाद उसको लगा अरे वाह अच्छी प्रोसेस है, ये तो करना चाहिए। लेकिन फिर से उसको लगा, और मैं ये भी बोलती हूँ सिर्फ एक बच्चा नहीं चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, कंपल्सरी 2 बच्चे होने चाहिए। तो ये सुनने के बाद उसने बोला कि अरे मेरे पास एक आपके पास कुछ ट्रीटमेंट है क्या ट्वींस के लिए। बोले क्यों ट्वींस क्यों। तो बोले आप अभी तक तो मेरा डिसाइड था कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए। अब सेकंड ईयर की लड़की ने कुछ जरूरत नहीं ना, अभी उसका एजुकेशन चल रहा है, वो इंटर्नशिप करो क्लिनिक ज्वाइन करो, फिर उसके बाद उस शादी के बाद सोचने की बात है। लेकिन उसने सेकंड ईयर में फिक्स करके रखा था कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए एक्चुअली। लेकिन आपका सुनने के बाद ऐसा लगा कि करना चाहिए। लेकिन आप बोलते 2 बार, 2 बार इतनी सारी चीजें डबल डबल कौन करेगा। तो आप मुझे ट्रीटमेंट दे दो कि मैं एक साथ ही दोनों काम निपट लूं। तो मैंने बोला ये ट्वींस क्या क्या नॉर्मल नहीं है, हो गया तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेके उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए कभी ट्वींस को। वो नॉर्मल नहीं है, एक बच्चा उसमें से वीक रहता है। तो आप 2 ही बार ट्राई करो, एक बार में एक इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे लोग हैं, तो हमें शुरुआत यंग जनरेशन से ही करनी पड़ेगी, उनको ज्यादा हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि वो भी समाज के ऐसे बच्चे देख रहे हैं अभी हम्म। कि जो ऑटिज्म वाला
हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, एडीएचडी के, ये नॉर्मल स्कूल में जाते हैं। जैसे आपने अगर देखा है, कुछ जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल स्कूल में नहीं जाते, बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं। तो बाकी बच्चों के लाइफ को खतरा है, ये चीजें उठा के कुछ भी फेंक सकते हैं, फिर टीचर उनको घर में बिठा देती है। क्योंकि बाकी पेरेंट्स भी, जिनके अच्छे बच्चे हैं ना, तो इसलिए मैं गर्भ संवाद के टाइम संस्कार के हर एक लेक्चर में बताती हूँ कि आपका काम है इसका प्रचार करना। हम तो हमारे लेवल पे कर रहे हैं, ऑनलाइन बुक, सेमिनार, लेक्चर्स, ऐप, जो माध्यम से हम इसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा प्रचार करना है आपको, क्योंकि आपके बच्चों को अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले तो आपके गर्भ संस्कार के ऊपर पानी पड़ेगा, जीरो होगा, वो जीरो। क्योंकि उनको फ्रेंड ही अगर ऐसे मिले तो आप कितना प्रोटेक्ट करोगे, 9 महीने में पेट में रखोगे, उसके बाद क्या, बच्चा बाहर आने के बाद तो पूरी दुनिया है ऐसी। तो हमें एक साथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इस चीज का प्रचार करना है। तो गर्भ संस्कार से हम एट ए टाइम 4 जनरेशन पे काम करते हैं। और जब पेशेंट माउथ टू माउथ इधर उधर बताते हैं, जो आप सोनोग्राफी के लिए जाते हो, आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हो, वहां आपके कोई फ्रेंड्स है, उनको बताओ कि ये करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बच्चे के फ्रेंड्स भी आपको अच्छे निर्माण करना, ये भी आपका कर्तव्य है। तो ही आपके गर्भ संस्कार को आगे जाके कुछ फल मिलेगा। अदरवाइज बाद में 5 साल के बाद, और गर्भ संस्कार सिर्फ 9 महीने की जादू नहीं है, वो 5 साल तक होती है जन्म के बाद। इसलिए जो लोग हमारे पास 6 मंथ में आते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं करें, 6, 7, 8, 9, वो 4 महीने हमारे पास और आगे के 5 साल है। तो गर्भ संस्कार 9 महीने में खत्म नहीं हो जाते, चालू होते हैं जब आपके मन में विचार आता है कि मुझे कैसा बच्चा चाहिए। वो क्षण से प्री प्रेगनेंसी के बिफोर 3 मंथ्स मिनिमम, 9 मंथ्स एंड 5 years फ्रॉम डिलीवरी। तो इतने सारा, क्योंकि चरित्र निर्माण की प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बस 3.5 किलो का अच्छा बच्चा दिखने बहुत सुंदर तैयार हो गया, वो तो आपको कुछ नहीं करना है, निसर्ग कर रहा है उसको अंदर। आपको जो फेवरेबल कंडीशन निर्माण करनी है वो है गर्भ संस्कार। परिस्थिति वैसे ही रहने वाली है, आपको वो परिस्थिति में खुद को बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार सिर्फ रिचुअल, स्तोत्र, मंत्र ऐसा नहीं है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है कि हमें चेंज होना है। ट्रैफिक वैसे रहने वाला है, घर के स्ट्रेस, घर के टेंशन, ऑफिस के स्ट्रेस वैसे रहने वाला है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए सुधरना है। ये जो है, ये होता है गर्भ संस्कार से। और गर्भ संस्कार हम सिर्फ ट्रेनिंग देंगे, हम गर्भ संस्कार करने वाले कोई भी नहीं है। गर्भ संस्कार जो करती है, जो प्रेग्नेंट है, उसको ही करना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप, वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो जो साइड इफेक्ट बाद में आएंगे वो सहन करने के लिए रेडी रहो। अदरवाइज वो रेडी है, उसका वो रेडी नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड और घर वाले रेडी है, तो उन्होंने उसको जबरदस्ती, जैसे खाना खिला रहे हो वैसे कुछ मेडिसिन खिलाने चाहिए। कुछ जो सुनाना है, हमारे पास बहुत सारे जो सुनने की चीजें हैं, वो उसको सुनाना है एटलीस्ट। या नहीं तो फादर भी गर्भ संवाद कर सकते हैं, वो नहीं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का है वो रोल वहां पे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करेंगे। मैम, फादर्स का रोल बोला जाता है कि प्रेगनेंसी से पहले मदर्स से भी ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज फादर्स सीड विच इज गोइंग टू फर्टिलाइज द एग। तो फादर का क्या रोल होना चाहिए ड्यूरिंग एंड बिफोर प्रेगनेंसी? तो शुरुआत में तो 50-50% दोनों का भी रोल है बिफोर। तो जो भी डाइट है दोनों को फॉलो करना है, योगा प्राणायाम दोनों को फॉलो करना है। कुछ अगर वो स्पिरिचुअली साधना कर रहे हैं, कुछ रीडिंग कर रहे हैं, सब चीज दोनों को मिला के, मैं तो बोलती हूँ उनको सुबह उठने से रात को सोने तक, एक ऑफिस का टाइम अगर आपका अलग अलग है वो छोड़ के हर चीज आपको एक साथ आके करनी है। ऐसे नहीं वो कुकिंग कर रही है और आप इधर मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, क्योंकि वो भी वर्किंग है। आपने दोनों ने मिल के आपको कुकिंग करना है, आपने दोनों ने मिलके घर की साफ सफाई करनी है। या अगर ऐसा है कि जॉइंट फैमिली है, काम करने की जरूरत नहीं, बाकी लोग हैं, तो आप किचन में बैठो, वहां पे ग्रंथ पढ़ो। क्योंकि अभी हमारे 6 जो ग्रंथ है वो बहुत सारे बुक पढ़ने और एक बार पढ़ने से नहीं होते, वो बार बार पढ़ो। हमने बुक्स में लिस्ट दी है कि क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए, वो लिस्ट है। वो नहीं, वो इतना सारा कुकिंग करने के बाद, खाने के बाद वो थक जाएगी, वो सो जाएगी। तो वो जब काम करिए तब आप पढ़ के उसको सुनाओ। ओके। तो तो बहुत फादर सारे काम। इक्वली पार्ट लेना चाहिए अगर उनको अपने बच्चे से एक अच्छा बॉन्ड बनाना है।
तो मैम, Yes. आजकल ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल जैसे बच्चों में बहुत ज्यादा स्टबर्ननेस है, बहुत ज्यादा टैंट्रम्स है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, तो क्या ये सारे प्रॉब्लम्स भी उनकी प्रेगनेंसी के जर्नी में ट्रैक कर सकते हैं हम, कि वो ऐसे इसलिए क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी ऐसे रही है मदर्स की? हाँ, इवन ना डिप्रेशन के केसेस है, ये जो आजकल ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो सुसाइडल टेंडेंसी का भी बीच प्रेगनेंसी में आता है। या आप स्वभाव देखेंगे, वैसे बहुत सारी, अभी तक एलोपैथी मॉडर्न साइंस का इतना अभ्यास नहीं था इस विषय पर, लेकिन अभी वो लोग भी रेडी है कि जैसे कोविड के कंडीशन के बच्चे हमारे सामने अभी बड़े होके नहीं आए हैं, लेकिन जब अभी जो देखो 70s 80s में जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें ना थोड़ी सी फूड इनसिक्योरिटी है। कि हमारे कैसे, हमारे सामने अगर एक चीज आती है, हमें भूख नहीं, तो हम बोलेंगे जाने दो, नहीं खाना, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे कल वो चीज चाहिए तो मुझे मिलने वाली है। लेकिन कुछ कुछ लोगों में फूड इनसिक्योरिटी रहती, अरे मिला है तो ले लेते थोड़ा सा, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं। तो ये जो है, क्योंकि उनका जन्म था या प्रेगनेंसी था, तब दुष्काल था, तब भारत में जब युद्ध की स्थिति थी ना, तब खाना ही नहीं मिलता था, तो मिला है तो स्टोर कर लो, ऐसे था कंडीशन। तो उनके माता पिता ने ये किया था, तो उनको अभी भी है। घर में पानी नहीं रहता ना, तो हमें इतना टेंशन नहीं, अरे पानी नहीं तो ला लेंगे ना बाहर से, इतना क्या है। लेकिन वो लोग बहुत एकदम, पानी नहीं है, पानी नहीं, अरे मिल जाएगा ना पानी, आजकल बॉटल, हर दुकान में बॉटल मिलती है, लेकिन ये लोग एकदम इनसिक्योर होते हैं। तो समाज की जैसी कंडीशन है अभी भी, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेगनेंसी में जो मिल रही है, प्रेग्नेंट लेडी स्वयं करती कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ गूगल पे बैठ के वो देखती यहाँ से क्या मिल रहा है, ये गर्भ संवाद, ये ऐप, वो ऐप, करेगी कुछ नहीं। गर्भ संवाद का बुक, ये मैनुअल है जो फॉलो करना है, वो कुछ नहीं करेगी। अभी हमें भी पता है ना, हमारे सामने लिस्ट पे कितना पेशेंट रहते हैं, ऐप यूज करने वाले कितने पेशेंट हैं, और उसका बेनिफिट लेने वाले कितने लोग हैं। बस लेके रखते हैं, बुक्स घर में लेके जाते हैं, पढ़कर वो, अगर नहीं करते।